अभी सोचा है कि आपकी हाइट या वेट ये प्रिडिक्ट कर सकती है कि आप किस स्पोर्ट में चैंपियन बन सकते हैं? हाँ, सुनने में अजीब लगता है ना। बिल्कुल। या फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स जो ह्यूमंस को स्टडी करते हैं वो कैसे हाईटेक डिफेंस इक्विपमेंट डिजाइन करने में मदद करते हैं। काफी फैसिनेटिंग है ये सब। हाँ, तो आज हम एंथ्रोपोलॉजी के कुछ ऐसे ही रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में डाइव कर रहे हैं आपके सोर्स मटेरियल के बेस पर। राइट। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये साइंस इन एक्शन है, प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए फ्रॉम स्पोर्ट्स टू क्राइम लैब्स। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। ओके, तो पहले रोड मैप देख लेते हैं। हम पहले देखेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी स्पोर्ट्स सिलेक्शन को कैसे शेप करती है। ठीक है, देन न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी में फूड, कल्चर और हेल्थ का कनेक्शन एक्सप्लोर करेंगे। गॉट इट। उसके बाद देखेंगे कि बॉडी मेजरमेंट्स इक्विपमेंट डिजाइनिंग स्पेशली डिफेंस में क्यों क्रूशल है। हाँ, वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी के साथ क्राइम सीन्स की दुनिया में कदम रखेंगे। ओके। एंड हम यूजेनिक्स, यूफेनिक्स और यूथेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हाँ, ये टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। देन डीएनए टेक्नोलॉजी के रेवोल्यूशनरी वर्ल्ड में जंप करेंगे मेडिसिन के कॉन्टेक्स्ट में। राइट। और फाइनली सीरोजेनेटिक्स और साइटोजेनेटिक्स का रोल समझेंगे रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में। वाओ, काफी डिटेल्ड जर्नी होने वाली है। हाँ, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Q1 elucidate the role of anthropology in selecting and monitoring of sports persons. 15 marks. Broad micro theme anthropology of sports, kinanthropometry. ओके, तो पहला है किनेंथ्रोपोमेट्री। थोड़ा फैंसी वर्ड है, राइट? हाँ, बेसिकली ये वो साइंस है जो ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर मतलब साइज, शेप, प्रोपोर्शन को स्टडी करता है मूवमेंट के रिलेशन में, जैसे रनिंग, जंपिंग या थ्रोइंग। अच्छा, मतलब ये समझना कि हमारा फिजिकल बिल्ड परफॉर्मेंस को कैसे इम्पैक्ट करता है। एग्जैक्टली। ये टर्म बिल रॉस ने 1972 में कॉइन किया था, यूनेस्को ने इसे 1976 में रिकॉग्नाइज किया। और आइसैक भी ये है ना, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर द एडवांसमेंट ऑफ किनेंथ्रोपोमेट्री। हाँ, 1986 में बनी थी फील्ड को आगे बढ़ाने के लिए। अब ये सिलेक्शन में कैसे हेल्प करता है? वेल, अलग-अलग बॉडी टाइप्स नेचुरली अलग-अलग स्पोर्ट्स के लिए बेटर सूटेड होते हैं। जैसे यूसेन बोल्ट को देखो, उनका जो टॉल स्टैचर है वो उन्हें इनक्रेडिबल स्ट्राइड लेंथ देता है, स्प्रिंटिंग के लिए परफेक्ट। राइट। तो फिजिक स्टडी करने से पोटेंशियल चैंपियंस को अर्ली आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है। हाँ, मोरहाउस एंड राज ने तो 1964 में एक स्कीम भी बनाई थी स्टैचर और वेट को स्पेसिफिक स्पोर्ट से लिंक करते हुए। अच्छा, जैसे एग्जाम्पल के लिए टॉल हैवी बिल्ड वाले शायद हैवी वेट बॉक्सिंग में एक्सेल करें, जबकि शॉर्ट लाइट बिल्ड वाले फुटबॉल फॉरवर्ड के लिए ग्रेट हो सकते हैं। इंटरेस्टिंग। और आजकल सिर्फ हाइट वेट? नहीं, आजकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स क्रेनियोमेट्री, स्कल मेजरमेंट्स, ऑस्टियोमेट्री, बोन मेजरमेंट्स और इवन जेनेटिक्स भी यूज करते हैं। जेनेटिक्स जैसे ACTN3 जीनोटाइप सुना है? ये एक जीन वेरिएंट है जो फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स से लिंक है। एलीट स्प्रिंटर्स में अक्सर मिलता है। वाओ, कूल ना? है ना? लेकिन सिर्फ राइट बॉडी होना काफी नहीं है, यहीं पर मॉनिटरिंग का रोल आता है। अच्छा, मॉनिटरिंग मतलब एथलीट्स को कंटिन्यूस सपोर्ट चाहिए, फिजिकल, मेंटल, न्यूट्रिशनल, साइकोलॉजिकल, पीक परफॉर्मेंस तक पहुंचने के लिए। कैनएंथ्रोपोमेट्री एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाता है। होलिस्टिक सपोर्ट। हाँ, एक ब्रिलियंट एग्जांपल है डॉक्टर सचिंद्र नारायण का। उन्होंने नोटिस किया कि स्टैंडर्ड हॉकी स्टिक्स इंडियन प्लेयर्स के लिए आइडियल नहीं थी, स्पेशली छोटा नागपुर के ट्राइबल प्लेयर्स के लिए जिनकी यूनिक फिजिक थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एंथ्रोपोलॉजिकल इंसाइट्स यूज करके स्टिक्स को रीडिजाइन करने में हेल्प की। अमेजिंग। अमेजिंग। और इंडिया में? इंडिया में भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने साई एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज यूज करती है टैलेंट स्काउटिंग के लिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया जैसी जगहों में, और रीजनल मैपिंग ऑफ स्पोर्ट्स पोटेंशियल के लिए भी। अच्छा, इवन खोले रोश ने 1929 में एथलीट्स को कैटेगराइज किया था। स्लेंडर टाइप्स, रनर्स, जंपर्स, मीडियम टाइप्स, बॉक्सर्स, स्विमर्स और मैसिव टाइप्स, वेटलिफ्टर्स, रेसलर्स। काफी डिटेल में स्टडी हुई है। चलिए अब जरा रिफ्लेक्ट करते हैं। श्योर। 1. अगर स्पोर्ट्स सिलेक्शन में सिर्फ करंट परफॉर्मेंस देखें, बॉडी टाइप नहीं, तो क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? क्विक थॉट, शायद आप ह्यूज पोटेंशियल वाले लेट डेवलपर्स को मिस कर दें या किसी को ऐसे स्पोर्ट में पुश करें जिसके लिए उनकी बॉडी बिल्ड नहीं है, जिससे इंजरी रिस्क बढ़ जाए। समझे? हाँ, मेक सेंस। 2. डू यू थिंक जेनेटिक्स जैसे एक्टिन 3 पर सिलेक्शन में हेवली फोकस करना कंप्लीटली फेयर है? क्यों या क्यों नहीं? थिंक। क्विक थॉट, ये नेचुरल एडवांटेज वर्सेस ट्रेंड स्किल पर सवाल उठाता है, और पोटेंशियल बायसेस भी। लाइन कहाँ ड्रॉ करें, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये। ट्रू। 3. हाई परफॉर्मेंस एथलीट्स के मॉनिटरिंग में साइकोलॉजिकल सपोर्ट इतना क्रूशियल क्यों है? थिंक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। कंपटीशन, विन्स और लॉसेस हैंडल करना, बर्नआउट अवॉइड करना, मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ जितनी ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। ओके, एक मोमेंट सोचिए, आपके फेवरेट स्पोर्ट में आइडियल बॉडी टाइप क्या हो सकता है? थिंक माइक्रो रिकैप। इन शॉर्ट, किनेंथ्रोपोमेट्री, बॉडी मेजरमेंट्स और होलिस्टिक व्यू यूज करके राइट एथलीट्स को राइट स्पोर्ट्स के लिए पिक करने और उनकी सक्सेस जर्नी सपोर्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, न्यूट्रिशन। Q2 न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी 10M, ब्रॉड माइक्रो थीम। न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी। राइट, न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी। ये क्या है एग्जैक्टली? सिंपल टर्म्स में ये अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी की एक ब्रांच है जो न्यूट्रिशन को कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करती है। कॉन्टेक्स्ट मतलब? ये फूड, कल्चर, एनवायरनमेंट, बायोलॉजी और हेल्थ के बीच का कनेक्शन एक्सप्लोर करती है।
बेसिकली हम क्या खाते हैं या नहीं खाते वो हमारी सोसाइटी से कैसे इन्फ्लुएंस्ड है और उसका हमारी हेल्थ पर, इवन पॉपुलेशन ट्रेंड्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, सो स्कोप काफी वाइड लग रहा है। हाँ बिल्कुल, कुछ की एरियाज देखते हैं। ओके, फूड इनटेक, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। हमारी बॉडी को 50 से ज्यादा डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अगर इम्बैलेंस हो, स्पेशली ग्रोथ ईयर्स में, बर्थ टू 18, तो डेवलपमेंट सीरियसली अफेक्ट हो सकता है। न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी इन लिंक्स को स्टडी करती है। मेक्स सेंस। न्यूट्रिशन तो क्रूशियल है ग्रोथ के लिए। पॉपुलेशन डायनामिक्स एंड न्यूट्रिशन। क्या आपको पता है मैल न्यूट्रिशन से मेनार्क, गर्ल्स फर्स्ट पीरियड डिले हो सकता है और मेनोपॉज जल्दी आ सकता है। रियली? हाँ, ये एक्चुअली पॉपुलेशन पैटर्न्स को टाइम के साथ चेंज कर सकता है। इंटरेस्टिंग है ना। बहुत इंटरेस्टिंग। कल्चरल इकोलॉजी एंड न्यूट्रिशन। हमारा एनवायरनमेंट और कल्चर हमारी डाइट को शेप करते हैं। एक क्लासिक स्टडी है रिचर्ड ली की 1979 कालाहारी के कंग हंटर गैदरर्स पर। अच्छा, क्या मिला उन्हें? उन्होंने पाया कि उनमें सरप्राइजिंगली लो न्यूट्रिशनल स्ट्रेस था। इसलिए नहीं कि वो बहुत खाते थे, बल्कि इसलिए कि वो अपने एनवायरनमेंट में अवेलेबल वैरायटी ऑफ फूड्स खाते थे। डाइवर्सिटी की थी। वैरायटी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोशल एपिडेमियोलॉजी ऑफ न्यूट्रिशन। कभी कभी कल्चरल बिलीव्स डायरेक्टली फूड चॉइसेस डिक्टेट करते हैं, जो हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। जैसे आर बोल्टन ने मलेशिया के ओरंग आसली लोगों पर स्टडी की। ओके, उन्होंने पाया कि प्रेग्नेंट वुमेन को सिर्फ छोटे जानवर खाने की परमिशन थी जिनकी स्पिरिट्स वीक मानी जाती थी। ऐसा कस्टम न्यूट्रिशनल इंटेक अफेक्ट कर सकता है, राइट? बिल्कुल। कल्चर का सीधा असर हेल्थ पर। और आजकल क्लाइमेट चेंज जैसे चैलेंजेस से पोटेंशियल फूड क्राइसिस आ सकते हैं और लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे ओबेसिटी बढ़ रही है। हाँ, तो न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी का स्कोप और भी क्रिटिकल हो गया है। सही बात है। अब कुछ सवाल लिसनर्स के लिए भी। हाँ। 1. तुम्हारे कम्युनिटी में कल्चरल बिलीव्स फूड हैबिट्स को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं? कोई स्पेसिफिक एग्जांपल है? थिंक, क्विक थॉट। फेस्टिवल्स, फास्टिंग ट्रेडिशंस, गरम या ठंडा खाना, या कुछ स्पेसिफिक लाइफ स्टेजेस में अवॉइड की जाने वाली चीजें। कल्चर हर जगह है हमारी प्लेट पर। गुड पॉइंट। 2. अगर किसी कम्युनिटी का ट्रेडिशनल डाइट मॉडर्न प्रोसेस्ड फूड से रिप्लेस हो जाए तो लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? थिंक, क्विक क्विक थॉट। अक्सर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज हो जाती हैं, कम वैरायटी, कम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। याद रखना। कुरी, गवर्नमेंट्स को न्यूट्रिशनल पॉलिसीज बनाते टाइम कल्चरल फैक्टर्स को कंसिडर क्यों करना चाहिए? थिंक, क्विक थॉट। अगर पॉलिसीज कल्चरल बिलीव्स या प्रैक्टिसेस को इग्नोर करती हैं तो लोग शायद उन्हें एक्सेप्ट ना करें या फॉलो ना करें। पॉलिसी इनइफेक्टिव हो जाएगी। कॉन्टेक्स्ट मैटर्स। बिल्कुल। पॉज करके सोचिए, क्या आपके घर में कोई स्पेसिफिक फूड रूल है जो ट्रेडिशन या हेल्थ बिलीफ से जुड़ा है? थिंक। माइक्रो रिकैप। इन शॉर्ट, न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी हमें समझने में मदद करती है कि फूड सिर्फ फ्यूल नहीं है, ये हमारे कल्चर, एनवायरनमेंट, सोशल लाइफ और अल्टीमेटली हमारी हेल्थ से गहराई से जुड़ा है। सो फार हमने देखा एंथ्रोपोलॉजी स्पोर्ट्स और न्यूट्रिशन में कैसे हेल्प करती है। अब हम देखते हैं हाउ इट हेल्प्स बिल्ड थिंग्स। Q3. Discuss the application of anthropometry in designing defense and other equipment. 20 mark. Broad micro theme. Anthropology in designing of defense and other equipment. Right. Anthropometry. ये फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की एक ब्रांच है जो बेसिकली ह्यूमन बॉडी मेजरमेंट से डील करती है। साइज, शेप, वेरिएशंस। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये चीजें डिजाइन करने में हेल्प करती हैं। चेयर्स, क्लोथ्स से लेके कॉम्प्लेक्स मशीन्स तक जो एक्चुअली ह्यूमन बॉडीज को फिट करें। अच्छा, डिजाइनिंग फॉर ह्यूमंस। एग्जैक्टली। टर्म केफलेट ने 1871 में कॉइन किया था। रुडोल्फ मार्टिन का काम 1928 में फाउंडेशनल था, और वर्ल्ड वॉर 2 एक मेजर टर्निंग पॉइंट था जब फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट को डिफेंस इक्विपमेंट डिजाइन करने में हेल्प के लिए बुलाया गया। हाँ, ताकि वो सोल्जर्स के लिए एफिशिएंट और सेफर हो। बिल्कुल। इसका स्कोप कहाँ कहाँ है देखते हैं। ओके। वर्क स्पेस डिजाइन। ये कोई भी स्पेस कवर करता है जहां ह्यूमंस होते हैं। वर्क डेस्क्स, व्हीकल्स, कॉकपिट्स, रेस्ट एरियाज। गोल है अर्गोनॉमिक्स, कंफर्ट, एफिशिएंसी और सेफ्टी के लिए डिजाइन करना। एग्जाम्पल। क्लासिक एग्जाम्पल, एयरक्राफ्ट कॉकपिट्स। एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा ने डिफरेंट प्लेन्स, फाइटर्स वर्सेस बॉम्बर्स के लिए ऑप्टिमल साइजेस और सीट कॉन्फ़िगरेशंस डिटरमिन करने में हेल्प की, ताकि पायलट फटीग कम हो और परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। इमेजिन करो एक प्लेन उड़ाना जहां कंट्रोल्स तक आराम से ना पहुंच पाओ। एग्जैक्टली। फिर है क्लोथिंग एंड पर्सनल इक्विपमेंट डिजाइन। इसमें सब कुछ आता है, एवरीडे क्लोथ से लेकर स्पेशलाइज्ड गियर जैसे पायलट्स या एस्ट्रोनॉट्स के लिए, प्रेशर सूट्स, हेलमेट्स, बॉडी आर्मर। फिट इंपॉर्टेंट है यहाँ। बहुत क्रूशल। एंथ्रोपोमेट्री प्रॉपर फिट इंश्योर करती है, जो कंफर्ट, प्रोटेक्शन और मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन कम करने के लिए जरूरी है। बॉडी सर्कम्फ्रेंस और कॉन्टूर्स जैसे डेटा यूज होते हैं बेटर डिजाइंस के लिए। कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल? डॉक्टर जेपी हेनरी ने जेट पायलट्स के लिए एक पार्शियल प्रेशर सूट डिजाइन किया था। एक स्नग फिटिंग गारमेंट था एयर ट्यूब्स के साथ। हाई ऑल्टीट्यूड्स पर जब एयर प्रेशर ड्रॉप होता, सूट में एयर पंप की जाती थी ताकि पायलट की बॉडी स्वेल ना हो।
स्मार्ट और कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेस। ये छोटे आइटम्स जैसे नॉब्स, हैंडल्स, स्टीयरिंग व्हील से लेकर हेवी मशीनरी जैसे गन टर्रेट्स तक कवर करता है। कार डिजाइन में भी? हाँ, जैसे कार डिजाइनर्स एंथ्रोमोट्रिक डेटा यूज करते हैं, इंक्लूडिंग शॉर्टर इंडिविजुअल्स की लिम्ब लेंथ्स, लोएस्ट परसेंटाइल्स, जब वो पेडल्स, ब्रेक्स, क्लच की प्लेसमेंट डिजाइन करते हैं, ताकि ऑलमोस्ट हर कोई सेफली ड्राइव कर सके। इंटरेस्टिंग। इंडिया में इसका यूज है? काफी है। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अप्लाइड साइंसेज डीपास, जो डीआरडीओ के अंदर है, इंडियन सोल्जर्स का डिटेल्ड एंथ्रोपोमेट्रिकल डेटाबेस मेंटेन करता है। और इस डेटा का क्या यूज है? ये डेटा उनके लिए स्पेसिफिकली सूटेड डिफेंस इक्विपमेंट, क्लोथिंग और सेफ्टी गैजेट्स डिजाइन करने के लिए वाइटल है। गुड टू नो। अब लिसनर्स के लिए कुछ सवाल। पूछिए। 1. अगर इक्विपमेंट डिजाइन में एंथ्रोपोमेट्री यूज ना हो तो यूजर्स को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं? थिंक। क्विक थॉट: डिस्कम्फर्ट, फटीग, रिड्यूस्ड एफिशिएंसी, इक्विपमेंट यूज करने में डिफिकल्टी और इवन सीरियस एक्सीडेंट्स या इंजरीज। सोचो जरा। हाँ, काफी कुछ हो सकता है। 2. आजकल स्मार्टफोन्स या लैपटॉप्स डिजाइन करते वक्त एंथ्रोपोमेट्री कैसे अप्लाई होती होगी? थिंक। क्विक थॉट: स्क्रीन साइज, रीडेबिलिटी, कीबोर्ड लेआउट, टाइपिंग ईज, डिवाइस वेट और शेप, ग्रिप कंफर्ट, बटन प्लेसमेंट, सब कुछ ह्यूमन हैंड और आई को फिट करने के बारे में है। राइट। 3. क्या वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच टेक्नोलॉजी या इक्विपमेंट डिजाइन में इफेक्टिव है? क्यों या क्यों नहीं? थिंक। क्विक थॉट: यूजली नहीं। ह्यूमंस में इतनी वेरिएशन है साइज और शेप में। वन साइज फिट्स ऑल डिजाइन अक्सर किसी को भी परफेक्टली फिट नहीं करता और साइज रेंज के एक्सट्रीम्स पर लोगों को एक्सक्लूड कर सकता है। सही बात है। ओके, पॉज करके देखें। अपनी स्टडी चेयर या डेस्क को कंसिडर करें। क्या ये आपके लिए अर्गोनॉमिकली डिजाइन लगती है? क्यों? थिंक माइक्रो रिकैप। इन शॉर्ट, एंथ्रोपोमेट्री ह्यूमन बॉडी मेजरमेंट्स यूज करके हम जो भी यूज करते हैं, कॉकपिट से कीबोर्ड्स तक, उसको सेफर, मोर कंफर्टेबल और मोर एफिशिएंट बनाती है, ह्यूमन बॉडी के लिए डिजाइन करके। डिजाइन से अब हम चलते हैं एक टोटली डिफरेंट फील्ड में, सॉल्विंग क्राइम्स। Q4 discussed the scope of forensic anthropology in the field of criminal investigation and personal identification. 20M, broad microtheme, forensic anthropology. फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी इंटरेस्टिंग फील्ड है। हाँ, ये है क्या? Let's use C.C. Snow's 1973 definition. ये फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स की स्पेशलाइज्ड नॉलेज का एप्लीकेशन है मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस की प्रॉब्लम्स में। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस मतलब लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिसिन। एग्जैक्टली। बेसिकली एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज यूज करना, स्पेशली ह्यूमन स्केलेटन के बारे में, क्राइम सॉल्व करने और अननोन इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करने के लिए। तो इसका मेन स्कोप लीगल सिस्टम को असिस्ट करना है। हाँ, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस, एक्सीडेंट या मास डिजास्टर विक्टिम्स की आइडेंटिफिकेशन और डिस्प्यूटेड पेरेंटेज के केसेस में आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करना। मेथड्स क्या है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के? मेथड्स डिपेंड करते हैं कि पर्सन अलाइव है या डिसीज्ड। अलाइव के लिए फिंगरप्रिंट्स, ब्लड स्टेन्स एटसेट्रा यूज करते हैं। डिसीज्ड के लिए, स्पेशली अगर बॉडी डीकम्पोज्ड है, तो स्केलेटल रिमेन्स, टीथ और डीएनए क्रूशल हो जाते हैं। अच्छा, थोड़ा डिटेल में देखते हैं। बिल्कुल। पहला है फिंगरप्रिंट एनालिसिस। हमारे फिंगर टिप्स पर यूनिक पैटर्न्स होते हैं, फ्रिक्शन रिजेस। जब हम किसी सरफेस को टच करते हैं, प्रिंट रह जाता है। और एक्सपर्ट्स इन प्रिंट्स को एनालाइज करते हैं। करेक्ट। इंडिया में ऑल इंडिया फॉरेंसिक साइंस कांग्रेस 1973 ने सजेस्ट किया था कि आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने के लिए मिनिमम 8 मैचिंग रिज कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। प्रिंट्स विजिबल हो सकते हैं, प्लास्टिक, सॉफ्ट सरफेस पर इंप्रेशन, या लेटेंट, इनविजिबल, पाउडर या केमिकल चाहिए देखने के लिए। ओके, नेक्स्ट। स्केलेटल रिमेन्स। यहाँ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का मेन रोल आता है। जब सिर्फ हड्डियां बचती हैं, एक्सपर्ट्स बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। जैसे सेक्स डिटर्मिनेशन, स्कल, क्रेनियम और पेल्विस के हैं। जनरली फीमेल स्कल्स छोटी और स्मूदर होती हैं, मेल स्कल्स बड़ी और रगेड हैं। पेल्विस में सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस होते हैं। सो प्यूबिक एंगल फीमेल्स में वाइडर होता है चाइल्ड बर्थ के लिए। ग्रेटर साइएटिक नॉच का शेप ही अलग होता है। एक्सपर्ट्स इन फीचर्स को केयरफुली एनालाइज करते हैं। हाँ, जैसे जनरल साइज, आर्किटेक्चर, मसल मार्किंग्स, एमिनेंसेस, फोरामेन मैग्नम, स्कल बेस का होल का साइज, सब क्लूज देते हैं। और एज कैसे पता चलती है? एज डिटर्मिनेशन। बोन्स और टीथ एज के साथ प्रिडिक्टिबली चेंज होते हैं। इन्फेंट्स में स्पेसिफिक बोन फॉर्मेशन सेंटर्स, ऑसिफिकेशन सेंटर्स सर्टेन टाइम्स पर अपीयर होते हैं, जैसे ह्यूमरस में। जैसे हम ग्रो करते हैं, लॉन्ग बोन्स के एंड्स, एपिफाइजेस, स्पेसिफिक एजेस पर शाफ्ट से फ्यूज होते हैं। प्यूबिक सिम्फिसिस का सरफेस, हैंड बोन्स सब एज रिलेटेड चेंजेस दिखाते हैं। टीथ इरप्शन पैटर्न्स और वेयर भी एज एस्टिमेट करने में हेल्प करते हैं। काफी डिटेल्ड एनालिसिस है। और अगर ये सब ना मिले तो आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये इनक्रेडिबली पावरफुल है, स्पेशली जब दूसरा एविडेंस कम हो, जैसे ब्लड ड्रॉप्स, हेयर या सीमेंट ट्रेसेस। यूनिक होता है सबका डीएनए। आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़कर सबका डीएनए प्रोफाइल यूनिक होता है। क्राइम सीन सैंपल के डीएनए को सस्पेक्ट या विक्टिम के रेफरेंस सैंपल से कंपेयर करके आइडेंटिटी हाई सर्टेनिटी के साथ एस्टैब्लिश की जा सकती है। कोई इंडियन एग्जाम्पल? हाँ, फेमस तंदूर मर्डर केस 1995। उसमें विक्टिम को चार्ड रिमेन्स से आइडेंटिफाई करने में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्रूशियल थी। वाओ! इंडिया में इसका फ्यूचर क्या है? फील्ड अभी भी डेवलप हो रहा है। फॉर्मली स्टार्ट हुआ 1982 के आसपास।
ज्यादा यूनिवर्सिटी लेवल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स और फोरेंसिक लैब्स, मेडिको लीगल इंस्टीट्यूशंस के बीच बेटर कोलैबोरेशन की जरूरत है। अब कुछ क्रिटिकल थिंकिंग प्रॉम्प्ट्स लिसनर्स के लिए। लेट्स हियर देम। 1. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को ट्रेडिशनल मेथड्स लाइक स्केलेटल एनालिसिस से ज्यादा रिलायबल क्यों माना जाता है आइडेंटिफिकेशन में? थिंक। क्विक थॉट, डीएनए नियर एब्सोल्यूट यूनिकनेस ऑफर करता है, एक्सेप्ट ट्विन्स, और बहुत छोटे या डिग्रेडेड सैंपल से भी एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, जो हमेशा बोन्स के साथ पॉसिबल नहीं होता। मेक सेंस। 2. फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी में एरर्स के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? थिंक। क्विक थॉट। स्टेक्स बहुत हाई हैं। एक गलती से रॉन्गफुल कन्विक्शन हो सकती है, इनोसेंट को जेल या गिल्टी पर्सन फ्री हो सकता है। बहुत सीरियस है। इंडीड। 3. टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स जैसे बेटर डीएनए टेक्निक्स फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी के फ्यूचर को कैसे शेप कर सकती हैं? क्विक थॉट। पोटेंशियली फास्टर रिजल्ट्स, पुराने या ज्यादा डिग्रेडेड सैंपल्स को एनालाइज करने की एबिलिटी, शायद डीएनए से फिजिकल ट्रेट्स प्रेडिक्ट करना भी, जिससे कोल्ड केसेस सॉल्व करने में वाइडर एप्लीकेशंस मिलेंगे। इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटीज हैं। पॉज करके सोचिए, टीवी शोज अक्सर फोरेंसिक साइंस को ड्रामेटाइज करते हैं। रियल वर्क कितना डिफरेंट हो सकता है? थिंक। माइक्रो रिकैप। इन शॉर्ट, फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी स्केलेटल बायोलॉजी, फिंगरप्रिंट्स और डीएनए एनालिसिस में एक्सपर्टीज अप्लाई करके इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करती है, जस्टिस सिस्टम में वाइटल रोल प्ले करते हुए। ओके, लेट्स शिफ्ट गियर्स नाउ। अब हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे जो ह्यूमन सोसाइटी को इम्प्रूव करने से रिलेटेड है, लेकिन बहुत डिफरेंट अप्रोचेस के साथ। क्या 5 discuss the concepts of eugenics, euphenics and euthenics? 20 marks. Broad micro theme: eugenics, euphenics, euphenics. हाँ, ये तीन ईज, यूजेनिक्स, यूफेनिक्स और यूथेनिक्स, तीनों का एम ह्यूमन सोसाइटी का बेटरमेंट है, लेकिन मेथड्स और एथिकल इम्प्लीकेशंस काफी अलग हैं। Let's unpack them. पहला है यूजेनिक्स। ये टर्म फ्रांसिस गॉल्टन ने 1885 में कॉइन किया था। यूजेनिक्स बेसिकली ह्यूमन रेस को जेनेटिक मीन से इंप्रूव करने की स्टडी है, फ्यूचर जनरेशंस को एनहांस करने के एम के साथ। उसके टाइप्स हैं। हाँ, 2 मेन टाइप्स हैं। पॉजिटिव यूजेनिक्स, इसका फोकस डिजायरेबल जेनेटिक ट्रेट्स जर्नप्लाज्म को इंक्रीज या प्रिजर्व करना था। मेथड्स में गुड ट्रेट्स वालों के बीच अर्ली मैरिज एनकरेज करना, सुपीरियर डोनर्स के साथ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यूज करना और डिजायरेबल इंडिविजुअल्स को रिप्रोड्यूस करने से रोकने वाले सोशल बैरियर्स हटाना, जैसे कैथोलिक प्रीस्ट के सेलिबेसी के अगेंस्ट एडवोकेट करना या हेल्दी यंग मैन को मारने वाले वॉर्स रोकना। और दूसरा नेगेटिव यूजेनिक्स, इसका फोकस पॉपुलेशन से डिफेक्टिव जेनेटिक ट्रेट्स को एलिमिनेट करना था। मेथड्स में जेनेटिक काउंसलिंग थेरेपी यूज करना ताकि हार्मफुल जीन्स पास ना हो, मैरिज रिस्ट्रिक्शंस जैसे साइप्रस में थैलेसीमिया के लिए मैंडेटरी प्रीमैरिटल स्क्रीनिंग, डिफेक्टिव माने जाने वाले इंडिविजुअल्स का स्टेरिलाइजेशन और डिफेक्टिव जीन्स की एंट्री रोकने के लिए इमिग्रेशन कंट्रोल शामिल थे। स्टेरिलाइजेशन, ये तो काफी कंट्रोवर्शियल लग रहा है। बहुत ज्यादा, यही इसकी एथिकल चैलेंजेस हैं। यूजेनिक्स हाईली कंट्रोवर्शियल है। कौन डिसाइड करेगा कि कौन से ट्रेट्स डिजायरेबल या डिफेक्टिव हैं? ये अक्सर सोसाइटल बायसेस रिफ्लेक्ट करता है। सही। ये एलिटिज्म को बढ़ावा दे सकता है, इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करता है, और हिस्टोरिकली इसमें फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन जैसी हॉरिफिक प्रैक्टिसेस शामिल थी, स्पेशली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को टारगेट करके। इसलिए ये कॉन्सेप्ट एथिकली बहुत प्रॉब्लमैटिक माना जाता है। ओके, तो ये था यूजेनिक्स। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है यूफीनिक्स। इसका अप्रोच डिफरेंट है। यूफीनिक्स उन इंडिविजुअल्स के फिनोटाइप, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को इंप्रूव करने पर फोकस करता है जिनके पास ऑलरेडी कोई जेनेटिक डिफेक्ट है, यूजुअली मेडिकल या पर्सनलाइज्ड केयर के थ्रू। मतलब जीन चेंज नहीं करते? नहीं, ये जीन को चेंज करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसके हार्मफुल इफेक्ट्स को डिले या मैनेज करता है। सो इसका एम जेनेटिक डिजीज के सिम्टम्स या एक्सप्रेशन को ट्रीट करना है, ताकि इंडिविजुअल्स अपनी जेनेटिक मेकअप के बावजूद हेल्दियर लाइफ जी सकें। गॉट इट। और तीसरा है यूथेनिक्स। ये एक और एंगल है। यूथेनिक्स ह्यूमंस को उनका एनवायरनमेंट इंप्रूव करके बेहतर बनाने पर फोकस करता है। एनवायरनमेंट इंप्रूव करके? हाँ, जीन्स चेंज करने लाइक यूजेनिक्स या उनके इफेक्ट्स ट्रीट करने लाइक यूफेनिक्स के बजाय यूथेनिक्स ऐसी कंडीशंस क्रिएट करने का एम रखता है जहां इंडिविजुअल्स बेटर थ्राइव कर सकें उनकी जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशंस के बावजूद। इसके मेथड्स क्या हैं? मेथड्स में बेटर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, क्लीन वाटर और अनपोल्यूटेड लिविंग कंडीशंस इंश्योर करना, एजुकेशन इंप्रूव करना और जीनोटाइप के बेसिस पर स्पेसिफिक एडवाइस देना शामिल है। जैसे सिकल सेल ट्रेट HBS/HBA वाले इंडिविजुअल्स को मलेरियल रीजन्स में रहने की सलाह देना, क्योंकि वो ट्रेट मलेरिया के अगेंस्ट कुछ प्रोटेक्शन देता है। अच्छा, तो इन तीनों का कंपैरिजन क्या है? यूजेनिक्स के मुकाबले यूफीनिक्स और यूथेनिक्स जनरली ज्यादा एथिकल माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल्स और फ्यूचर जनरेशंस की वेलबींग इंप्रूव करने पर फोकस्ड हैं, केयर और एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट्स के थ्रू, ना कि ह्यूमन जीन पूल को कंट्रोल या मैनिपुलेट करने की कोशिश करके। एम्फेसिस अब एजुकेशन, अवेयरनेस और रिसोर्सेज प्रोवाइड करने पर शिफ्ट हो रहा है ताकि लोग इन्फॉर्म चॉइसेस कर सकें, सेल्फ रेगुलेटरी, ना कि रेगुलेशंस फोर्सफुली इंपोज किए जाएं। मेक सेंस। अब कुछ क्वेश्चंस लिसनर्स के लिए। शो वन, पॉजिटिव यूजेनिक्स में कौन डिसाइड करेगा कि कौन से ट्रेट्स डिजायरेबल हैं? इसमें बायस का कितना रिस्क है? थिंक। क्विक थॉट, ये एक मेजर प्रॉब्लम है। डिजायरेबल अक्सर पावर में बैठे लोग डिफाइन करते हैं, जो सोशल, कल्चरल और रेशियल बायसेस रिफ्लेक्ट करता है, लीडिंग टू डिस्क्रिमिनेशन। ट्रू। 2,
यूफेनिक्स और यूथेनिक्स को यूजेनिक्स से जनरली ज्यादा एथिकल अप्रोचेस क्यों माना जाता है? थिंक। क्विक थॉट, वो इंडिविजुअल वेलबींग पर फोकस करते हैं, केयर प्रोवाइड करते हैं यूफेनिक्स, या लिविंग कंडीशंस इंप्रूव करते हैं यूथेनिक्स, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी रिस्पेक्ट करते हुए। अनलाइक यूजेनिक्स जो रिप्रोडक्शन कंट्रोल करने और जीन पूल ऑल्टर करने का एम रखता था, ऑफन कोहर्सिवली। राइट। 3. क्या आपको लगता है मॉडर्न जेनेटिक टेक्नोलॉजीज जैसे जीन एडिटिंग, CRISPR, यूजेनिक्स से जुड़े कुछ एथिकल कंसर्न्स को फिर से रेलेवेंट बना रही हैं? कैसे? क्विक थॉट, हाँ डेफिनेटली। डिजाइनर बेबीज के अराउंड डिबेट्स, सोशल इनइक्वालिटीज बढ़ने का पोटेंशियल, अगर सिर्फ रिच लोग एनहांसमेंट्स अफोर्ड कर सकें, और ह्यूमन जर्म लाइन ऑल्टर करने के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज कुछ पुराने यूजेनिक्स कंसर्न्स को एको करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉज करके सोचिए, अगर आप किसी जेनेटिक कंडीशन के इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं, यूफेनिक्स, यूथेनिक्स, तो क्या जीन को पॉपुलेशन से एलिमिनेट करने की कोशिश करना यूजेनिक्स एथिकली जरूरी है या डिजायरेबल भी है? थिंक माइक्रो रिकैप। इन शॉर्ट, जबकि यूजेनिक्स कंट्रोवर्शियली ह्यूमन जीन पूल को ऑल्टर करने का एम रखता था, यूफेनिक्स जेनेटिक कंडीशंस को मेडिकली मैनेज करने पर फोकस करता है, और यूथेनिक्स बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट और वेल बीइंग के लिए एनवायरनमेंट इंप्रूव करने पर काम करता है। यूजेनिक्स ने जीन्स मैनिपुलेट करने की बात की, जो हमें स्मूथली हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर ले जाता है। हम डीएनए टेक को अच्छे के लिए कैसे यूज कर रहे हैं, स्पेशली मेडिसिन में। Q6 discuss the role of DNA technology in disease and medicine. 15 marks. Broad micro theme: DNA technology in diseases and medicine. राइट, डीएनए टेक्नोलॉजी बेसिकली ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए की स्टडी और मैनिपुलेशन है वेरियस बेनिफिशियल पर्पसेस के लिए। ऐसा समझ लो कि हम अपने बायोलॉजिकल इंस्ट्रक्शन मैनुअल जेनेटिक कोड को हेल्थ इंप्रूव करने के लिए यूज कर रहे हैं। बिल्कुल, मेडिसिन में इसके एप्लीकेशन जबरदस्त हैं, मेनली इन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। लेट्स ब्रेक देम डाउन। पहले डायग्नोसिस। हाँ, इसमें आते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ये सुपर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज हैं जो हाइब्रिडोमा टेक्निक नामक लैब मेथड से प्रोड्यूस की जाती हैं। ये स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को टारगेट कर सकती हैं, इसलिए स्पेसिफिक पैथोजेंस जैसे वायरसेस या बैक्टीरिया डिटेक्ट करके डिजीजेस डायग्नोस करने में ग्रेट हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स भी इन्हें यूज करती हैं। ओके, और डीएनए प्रोब्स, ये डीएनए के छोटे टैग्ड सेगमेंट्स होते हैं जो स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंसेस से बाइंड करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ये छोटे डिटेक्टिव्स की तरह काम करते हैं, स्पेसिफिक पैरासाइट्स जैसे लिशमीनियासिस या मलेरिया कॉज करने वाले या डिजीजेस से जुड़ी जेनेटिक म्यूटेशंस आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। इंटरेस्टिंग। डायग्नोस्टिक टूल्स हैं। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे रेवोल्यूशनरी है जीन थेरेपी। ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स को फॉल्टी जीन्स को रिप्लेस, रिपेयर या सप्लीमेंट करके ट्रीट करने का एम रखती है। सोच लो, प्रॉब्लम को उसके सोर्स पर करेक्ट करना। वाओ, किन कंडीशंस में प्रोग्रेस हुई है? एडीए डेफिशिएंसी, एक सिवियर इम्यून डिसऑर्डर और सिकल सेल एनीमिया जैसी कंडीशंस को ट्रीट करने में इस अप्रोच से प्रोग्रेस हुई है। बहुत होप है इसमें। और क्या है ट्रीटमेंट में? हार्मोन्स एंड प्रोटीन्स प्रोडक्शन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, डिफरेंट सोर्सेज से डीएनए कंबाइन करना, यूज करके साइंटिस्ट्स अब बैक्टीरिया या यीस्ट सेल्स को ह्यूमन प्रोटीन्स जैसे इंसुलिन डायबिटीज के लिए या ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करने का इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। ये पुराने मेथड्स के मुकाबले सेफर और ज्यादा रिलायबल सप्लाई प्रोवाइड करता है। कमाल है। अब आते हैं प्रिवेंशन पर। प्रिवेंशन में भी डीएनए टेक का रोल है। सिंथेटिक वैक्सीन्स, ट्रेडिशनल वैक्सीन्स अक्सर वीकेंड या किल्ड जर्म्स यूज करते हैं जिसमें छोटा रिस्क होता है। सिंथेटिक वैक्सीन्स हाउएवर पैथोजन के जेनेटिक कोड के सिर्फ एक पीस, क्लोन्ड जीन या डीएनए टेक से प्रोड्यूस की गई स्पेसिफिक प्रोटीन पेप्टाइड यूज करके बनाए जाते हैं। इससे रिस्क कम हो जाता है। हाँ, इससे वैक्सीन के एक्चुअल डिजीज कॉज करने का रिस्क एलिमिनेट हो जाता है। रेबीज, कॉलेरा और इवन पोटेंशियल फर्टिलिटी कंट्रोल वैक्सीन्स इस तरह डेवलप की गई हैं। और प्रिवेंशन में ट्रांसजेनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग हमें प्लांट्स और एनिमल्स के जीन्स मॉडिफाई करके उनके ट्रेट्स इंप्रूव करने की परमिशन देती है, जैसे जीएम मस्टर्ड जैसी क्रॉप्स क्रिएट करना जिनकी यील्ड बेहतर हो या रेजिस्टेंस ज्यादा हो, या फिश या पिग्स को फास्टर ग्रोथ या इंप्रूव्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए इंजीनियर करना। ये फूड सिक्योरिटी और क्वालिटी एनहांस करने में हेल्प कर सकता है। रीसेंट एडवांसमेंट्स जैसे CRISPR-Cas9 जीन एडिटिंग और GP राइट जैसे प्रोजेक्ट्स सजेस्ट करते हैं कि डीएनए टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल ह्यूमन लाइफ क्वालिटी एनहांस करने के लिए इमेंस है। बिल्कुल, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि हम एथिकल कंसिडरेशंस, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी पर भी ध्यान दें ताकि इस टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स सब तक पहुंचे इक्विटेबली और सस्टेनेबली। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब कुछ सवाल तुम्हारे लिए। पूछिए। 1. जीन थेरेपी से जुड़े पोटेंशियल रिस्क्स या एथिकल कंसर्न्स क्या हो सकते हैं? थिंक क्विक थॉट, जीनोम में अनइंटेंडेड चेंजेस, ऑफ टारगेट इफेक्ट्स, लॉन्ग टर्म सेफ्टी अननोन्स और ह्यूमन जीन्स ऑल्टर करने पर एथिकल डिबेट्स, स्पेशली जर्म लाइन स्पर्म एग्स में। 2. सिंथेटिक वैक्सीन्स कुछ केसेस में ट्रेडिशनल वैक्सीन से सेफर क्यों माने जा सकते हैं? क्विक थॉट, उनमें एक्चुअल लाइव या किल्ड पैथोजन नहीं होता, सिर्फ उसका एक पार्ट होता है। इसलिए जिस डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए वो हैं, उसे कॉज करने का वर्चुअली कोई रिस्क नहीं होता। मेक सेंस। 3. एडवांस डीएनए टेक्नोलॉजीज को सबके लिए एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है? थिंक क्विक थॉट।
एक जेनेटिक डिवाइड को रोकने के लिए जहां सिर्फ वेल्थी लोग ट्रीटमेंट्स या एनहांसमेंट्स अफोर्ड कर सकें, जिससे सोशल इनइक्वालिटी और बढ़ेगी। बेनिफिट्स सबके लिए होने चाहिए। बिल्कुल सही। ऑज करके सोचिए, क्या आप नोइंगली कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम फूड प्रोडक्ट यूज करते हैं? उसके पोटेंशियल बेनिफिट्स और कंसर्न्स क्या हो सकते हैं? थिंक। माइक्रो रिकैप। इन शॉर्ट, डीएनए टेक्नोलॉजी मेडिसिन को ट्रांसफॉर्म कर रही है थ्रू मोर एक्यूरेट डायग्नोसिस, प्रोब्स, एंटीबॉडीज, टारगेटेड ट्रीटमेंट्स, जीन थेरेपी, प्रोटीन प्रोडक्शन और सेफर प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज, सिंथेटिक वैक्सीन्स, ट्रांसजेनिक्स। हमने डीएनए की बात की, अब लेट्स जूम इन टू द सेल्युलर एंड मोलेकुलर लेवल ऑफ रिप्रोडक्शन। Q7, evaluate the role of serogenetics and cytogenetics in reproductive biology. 20 marks, broad micro theme. Serogenetics and cytogenetics in reproductive biology. ओके, फाइनल टॉपिक। सेरोजेनेटिक्स और साइटोजेनेटिक्स और उनका रोल ह्यूमन रिप्रोडक्शन समझने में। हाँ, ये स्पेशलाइज्ड जेनेटिक्स ब्रांचेस हैं। सेरोजेनेटिक्स क्या है? सेरोजेनेटिक्स सीरम, ब्लड का लिक्विड पार्ट में पाए जाने वाले प्रोटीन्स की स्टडी करती है, स्पेशली वो जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में इन्वॉल्व हैं। और साइटोजेनेटिक्स? साइटोजेनेटिक्स क्रोमोसोम्स और उनके सेल बिहेवियर से रिलेशनशिप की स्टडी करती है। बेसिकली ये दोनों फील्ड्स हमें रिप्रोडक्शन समझने में हेल्प करती हैं, केमिकल मैसेंजर्स जैसे सीरम में हार्मोन्स और इन्वॉल्व्ड सेल्स और क्रोमोसोम्स को देखकर। ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो कॉम्प्लेक्स है। बहुत, इसमें गोनैड्स इन्वॉल्व हैं जो गैमेट्स, स्पर्म और ओवा प्रोड्यूस करते हैं। ये पूरा प्रोसेस सीरम में सर्कुलेट करने वाले फैक्टर्स जिनकी स्टडी सीरोजेनेटिक्स करती है द्वारा टाइटली रेगुलेट होता है, जो स्पेशल सेल्स जिनकी स्टडी साइटोजेनेटिक्स करती है प्रोड्यूस करते हैं। दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। अच्छा, जैसे रिप्रोडक्टिव एक्सिस? ग्लैंड को LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करने का सिग्नल देता है। ये हार्मोन्स ब्लड के थ्रू ट्रैवल करते हैं, सीरम फैक्टर्स, और गोनैड्स टेस्टिस ओवरी पर एक्ट करते हैं। इससे रिप्रोडक्टिव फंक्शंस जैसे स्पर्म एक प्रोडक्शन ट्रिगर होते हैं एंड गोनैडल स्टीरॉइड्स जैसे टेस्टोस्टेरोन या ओएस्ट्रोजन का प्रोडक्शन होता है, जो खुद भी सीरम फैक्टर्स हैं और बहुत चीजों को इन्फ्लुएंस करते हैं। देखा, सेल्स और सीरम फैक्टर्स साथ काम कर रहे हैं। काफी इंट्रिकेट सिस्टम है। लेट्स ब्रेक इट डाउन फॉर मेल्स फर्स्ट। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में GnRH हाइपोथैलेमस से एक सीरम प्रोटीन LH और FSH रिलीज ट्रिगर करता है। LH लेडिक सेल्स पर एक्ट करता है। टेस्टीज में स्पेशल डिप्लॉयड सेल्स साइटोजेनेटिक स्टडी करती है। इसे CMP यूज करके प्रोसेसेस एक्टिवेट होते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो सीरम LDL से ट्रांसपोर्ट होता है, इन लेडिक सेल्स में टेस्टोस्टेरोन मेन मेल C19 स्टीरॉयड हार्मोन एक सीरम फैक्टर में कन्वर्ट होता है। और स्पर्म फॉर्मेशन? FSH टेस्टोस्टेरोन के साथ मिलकर स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, जहां डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया, हैप्लॉयड स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, के लिए क्रूशियल है। सटोली सेल्स टेस्टीज में दूसरे नॉन जर्मिनल डिप्लॉयड सेल्स साइटोजेनेटिक स्टडी करती हैं, डेवलपिंग स्पर्म को सपोर्ट और नरिश करती हैं। क्लियर है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी देखते हैं। फीमेल्स में ओएस्ट्रोजन मेन फीमेल C18 स्टेरॉयड हार्मोन सीरम फैक्टर प्राइमरीली ओवेरियन फॉलिकल्स के आसपास थीका सेल सिक्रीट करती हैं, और कुछ ओवम के आसपास ग्रेनुलोसा सेल्स भी। ये एक्चुअली टेस्टोस्टेरोन से बनता है, एरोमेटेज एंजाइम यूज करके। ओएस्ट्रोजन लेवल्स ओव्यूलेशन से ठीक पहले पीक करते हैं। और प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, एक और क्रूशियल हार्मोन सीरम फैक्टर को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, और ये कॉर्पस लूटियम सेल्स ओवरी में पोस्ट ओव्यूलेशन स्ट्रक्चर सिक्रीट करती हैं। प्रोलैक्टिन PRL एक पिट्यूटरी हार्मोन सीरम फैक्टर है जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट और मिल्क सिक्रीशन के लिए एसेंशियल है, हार्मोन ऑफ मैटरनिटी। और भी हार्मोन्स हैं। हाँ, इनहिबिन एक हार्मोन सीरम फैक्टर है जो ग्रेनुलोसा सेल्स से सिक्रीट होता है और FSH लेवल्स को रेगुलेट करने के लिए नेगेटिव फीडबैक देता है। ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी के थ्रू रिलीज सीरम फैक्टर मिल्क इजेक्शन कॉज करता है। रिलैक्सिन यूट्रस से सीरम फैक्टर चाइल्ड बर्थ के दौरान सर्विक्स और वजाइना को डायलेट करने में हेल्प करता है। वाओ, तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन क्लियरली सीरम फैक्टर्स, सीरोजेनेटिक्स और इन्वॉल्व्ड सेल्स, क्रोमोसोम्स, साइटोजेनेटिक्स दोनों की स्टडी ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स और फाइनली ट्यून्ड प्रोसेस की हमारी अंडरस्टैंडिंग को मैसिवली इंप्रूव किया है। डेफिनेटली। अब कुछ फाइनल क्वेश्चंस फॉर रिफ्लेक्शन। ओके, 1. हार्मोनल इम्बैलेंसेस, सीरम फैक्टर्स में डिस्ट्रप्शंस, मेल और फीमेल दोनों में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं? बिग थॉट। इनफर्टिलिटी, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, डेवलपमेंटल इश्यूज, सेक्सुअल फंक्शन में प्रॉब्लम्स और भी बहुत कुछ हो सकता है। हार्मोनल बैलेंस की है। हाँ। 2. साइटोजेनेटिक्स, सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स की स्टडी रिप्रोडक्टिव इश्यूज डायग्नोस करने में कैसे हेल्प कर सकती है? थिंक क्विक थॉट। इंडिविजुअल्स या गैमीट्स में क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज जैसे गलत नंबर या स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई करके जो इनफर्टिलिटी, मिसकैरेजेस या ऑफस्प्रिंग में जेनेटिक डिसऑर्डर्स का कॉज हो सकते हैं। राइट। 3. एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे पोल्यूशन या क्रॉनिक स्ट्रेस हमारे सीरम फैक्टर्स,
हार्मोन्स को और इस तरह रिप्रोडक्शन को कैसे इफेक्ट कर सकते हैं? थिंक एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स या प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस डेलिकेट एंडोक्राइन सिस्टम को डिसरप्ट कर सकते हैं, हार्मोन प्रोडक्शन या सिग्नलिंग में इंटरफियर करके पोटेंशियली फर्टिलिटी इंपेयर कर सकते हैं। पॉज करके सोचिए। रिप्रोडक्शन सेल्स और केमिकल्स का इतना कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है, इस डिटेल को समझना रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बेटर मैनेज करने में कैसे मदद करता है? थिंक माइक्रो रिकैप, इन शॉर्ट, सीरोजेनेटिक्स सीरम फैक्टर्स ऐसे हार्मोन्स की स्टडी और साइटोजेनेटिक्स सेल्स और क्रोमोसोम्स की स्टडी हाथ में हाथ मिलाकर काम करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के पीछे के इंट्रिकेट बायोलॉजिकल मशीनरी को रिवील करते हुए। वाओ, क्या एक्सप्लोरेशन था, राइट? तो आज हमने एंथ्रोपोलॉजी के कितने सारे अमेजिंग प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखे आपके सोर्स मटेरियल से ड्रॉ करते हुए। लेट्स क्विकली रिकैप। हाँ, करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स, किनो एंथ्रोपोमेट्री। हमने देखा कैसे बॉडी मेजरमेंट्स एथलीट सेलेक्ट करने और उन्हें होलिस्टिकली मॉनिटर करने में हेल्प करते हैं सक्सेस के लिए। याद है यूसेन बोल्ट का एग्जाम्पल? हाँ, बिल्कुल, होलिस्टिक सपोर्ट। न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी, हमने अपने डाइट, कल्चर, एनवायरनमेंट और हेल्थ के बीच के डीप कनेक्शन समझे। रिमेंबर द कुंग ट्राइब्स डाइवर्स डाइट? डाइवर्सिटी और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, राइट? एंथ्रोपोमेट्री इन डिजाइन, हमने सीखा कैसे ह्यूमन बॉडीज मेजर करना इक्विपमेंट को डिफेंस गियर से लेकर एवरीडे आइटम्स तक अर्गोनॉमिक, सेफ और एफिशिएंट बनाता है। सोचो वो पायलट सूट डिजाइन। डिजाइनिंग फॉर ह्यूमंस एसेंशियली। फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, हमने एक्सप्लोर किया कैसे स्केलेटल एनालिसिस, फिंगरप्रिंट्स और डीएनए इंडिविजुअल्स आइडेंटिफाई करने और क्राइम सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। तंदूर केस वाज अ की एग्जांपल। आइडेंटिटी एस्टैब्लिशमेंट में क्रूशियल रोल। यूजीनिक्स, यूफेनिक्स, यूथीनिक्स, हमने इन डिफरेंट अप्रोचेस को केयरफुली एग्जामिन किया जो ह्यूमन बेटरमेंट एम करते हैं, उनके मेथड्स और क्रूशियल एथिकल डिफरेंसेस को समझते हुए। एथिकल कंसिडरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट थे यहाँ। डीएनए टेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, हमने देखा कैसे डीएनए मैनिपुलेट करना डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट लाइक जीन थेरेपी और प्रिवेंशन लाइक सिंथेटिक वैक्सीन्स को रेवोल्यूशनाइज कर रहा है। मेडिसिन का फ्यूचर है टेक्नोलॉजी। सेरोजेनेटिक्स एंड साइटोजेनेटिक्स, हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कॉम्प्लेक्स डांस में सीरम फैक्टर्स, हार्मोन्स और सेल्यूलर मैकेनिज्म्स, क्रोमोसोम्स के रोल्स को अनकवर किया। रिप्रोडक्शन की इंट्रिकेट बायोलॉजी। नाउ टाइम फॉर अ क्विक रिकॉल चैलेंज। लेट्स टेस्ट योर मेमोरी। ओके, 1. किनेंथ्रोपोमेट्री का मेन गोल क्या है स्पोर्ट्स में? क्विक रिकॉल। बॉडी स्ट्रक्चर को स्पोर्ट की डिमांड से मैच करना और एथलीट डेवलपमेंट के लिए होलिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करना। रिमेंबर द राइट पर्सन फॉर द राइट स्पॉट। परफेक्ट। 2. न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी में कल्चर डाइट को कैसे इंपैक्ट करता है, इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल बताओ जो मेंशन हुआ था। क्विक रिकॉल, कून ट्राइब की डाइवर्स डाइट जिससे लो न्यूट्रिशनल स्ट्रेस था, या औरंग असली का प्रेगनेंसी के दौरान बिलीव्स के बेसिस पर कुछ फूड्स रिस्ट्रिक्ट करना। ग्रेट रिकॉल। 3. एंथ्रोपोमेट्री डिफेंस इक्विपमेंट डिजाइन करने में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्विक रिकॉल, ये इंश्योर करती है कि इक्विपमेंट सोल्जर्स को प्रॉपर्ली फिट हो, सेफ्टी, कंफर्ट और डिमांडिंग सिचुएशंस में ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए। थिंक डीपैस डेटाबेस। स्पॉट ऑन। 4. फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी में रिमेन्स से आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने के 2 प्राइमरी मेथड्स कौन से हैं? क्विक रिकॉल, स्केलेटल एनालिसिस, बोन से एज, सेक्स एटसेट्रा डिटरमिन करना, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यूनिक जेनेटिक प्रोफाइल। एक्सीलेंट। 5. यूजेनिक्स और यूथेनिक्स में कोर डिफरेंस क्या है? क्विक रिकॉल, यूजेनिक्स जीन पूल को ऑल्टर करने का एम रखता था, ऑफन कंट्रोवर्शियली, जबकि यूथेनिक्स एनवायरनमेंट चेंज करके आउटकम्स इंप्रूव करने का एम रखता है। बिल्कुल सही। 6. मेडिसिन में डीएनए टेक्नोलॉजी का एक प्रिवेंटिव एप्लीकेशन बताओ जो हमने डिस्कस किया। क्विक रिकॉल, सेफर सिंथेटिक वैक्सीन्स, क्लोन्ड जीन्स पेप्टाइड्स यूज करके, या न्यूट्रिशनली एनहांस्ड ट्रांसजेनिक प्लांट्स या एनिमल्स क्रिएट करना। फैंटास्टिक। अब तुम अपने वर्ड्स में बताओ, जो कुछ हमने कवर किया उसके बेसिस पर एंथ्रोपोलॉजी का स्कोप रियल वर्ल्ड में कितना वाइड और वेरीड है? ये तो लिसनर्स के लिए होमवर्क है। हाँ, और एक फाइनल चैलेंज भी। नेक्स्ट टाइम आप कोई स्पोर्ट्स मैच देखें, कोई नया गैजेट यूज करें या न्यूज में किसी क्राइम इन्वेस्टिगेशन के बारे में सुने, पॉज करके सोचें क्या यहाँ एंथ्रोपोलॉजी का कोई रोल हो सकता है? नोटिस द ह्यूमन एलिमेंट इन अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। ग्रेट चैलेंज, ऑब्जर्वेशन स्किल्स इंप्रूव होंगी। करने के बारे में नहीं है, ये एक डायनामिक फील्ड है जो एक्टिवली हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर को शेप कर रहा है। Keep exploring, keep questioning, keep learning. Thanks for joining this exploration.